In this video, we will cover the deduction expenditure on scientific research और जो expenditure on scientific research है, this is section 35 and ये deduction old as well as new tax regime में मिलती है सिवाय इसके एक पार्ट के और इसके ऊपर आपको सेपरेट क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेज आ सकता है. राइट ए नोट ऑन डिडक्शन एलिजिबल अंडर सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च. तो सबसे पहले एसएससी एलिजिबल, ऑल एसएससी बेसिकली एनी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है, जो भी एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च इनकर करेगा उसको ये डिडक्शन अलाउड है. सो व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक रिसर्च? So scientific research means any expenditure which is incurred for the extension of knowledge in the field of natural or applied sciences, including agriculture, animal husbandry, fisheries, but does not include any expenditure which is incurred on the acquisition of right. For example, अगर आप कोई पेटेंट राइट या कॉपी राइट खरीदते हो तो उसका एक्सपेंडिचर जो है, मतलब मान लो आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको कोई पेटेंट या टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो आपने खरीदी है तो वो इस सेक्शन के अंडर नहीं आएगी. दैट पेटेंट राइट्स के ऊपर हमें अब सिर्फ डेप्रिसिएशन मिलती है, आप उसका खर्चा राइट ऑफ पूरा नहीं कर सकते. तो एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च को वी विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द असेसी हिमसेल्फ ऑन द साइंटिफिक रिसर्च और सेकेंड इज पेमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशंस गिवन टू द आउटसाइडर्स. नाउ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि ओल्ड टैक्स रिजीम में ये दोनों एक्सपेंडिचर्स की डिडक्शन मिलेगी, बट न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो पेमेंट और कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड टू द आउटसाइडर्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च है वो अब डिसअलाउड है. सो जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय साइंटिफिक रिसर्च बाय एसएससी हिमसेल्फ, ये हम तीन कैटेगरीज में पढ़ेंगे. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी जो एसएससी है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहा है नेचर का फॉर साइंटिफिक रिसर्च. दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर और जो तीसरा है दैट इज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन हाउस रिसर्च. इन हाउस रिसर्च ये सिर्फ कंपनी एसएससी के लिए है और जो बाकी दोनों पॉइंट्स हैं रेवेन्यू और कैपिटल वो सारे एसएससीज के लिए. सो कंडीशन क्या है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी हिमसेल्फ और सेकंड दैट शुड बी रिलेटेड टू असेसीज ओन बिजनेस. अगर वो उसके बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है तो ये एक्सपेंडिचर जो उसको डिडक्शन मिलनी थी वो डिसअलाउड हो जाएगी, वो नहीं मिलेगी. तो इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल असेसी ने 1 लाख रुपया खर्च किया रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, सैलरी पे करने के लिए, तो ये जो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है ये फुली अलाउड है 100%, बट इट शुड बी रिलेटेड टू असेसीज बिजनेस. तो अगर उसने रॉ मटेरियल परचेज सैलरी अपने बिजनेस के लिए किया है तो ये फुली अलाउड है, बट अगर उसने ये खर्चा किसी ऐसे पर्पस के लिए किया विच इज़ नॉट रिलेटेड टू हिज बिजनेस देन इट इज़ 100% डिसअलाउड. तो एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च रेवेन्यू को भी हम दो कैटेगरीज में आगे फर्दर डिवाइड करेंगे, पोस्ट कमेंसमेंट एंड प्री कमेंसमेंट. दोनों ही अलाउड है. नाउ पोस्ट कमेंसमेंट यानी जब बिजनेस शुरू हो गया तो उसके बाद वाला खर्चा, और प्री कमेंसमेंट यानी बिजनेस शुरू होने से पहले वाला खर्चा. सपोज मैंने कोई साइंटिफिक इन्वेंशन के ऊपर मैं वर्कआउट कर रही हूँ और मुझे 5 साल हो गए हैं उसके ऊपर खर्चा करते हुए, साइंटिस्ट की सैलरी, रॉ मटेरियल, लेबॉर्ट्री का खर्चा, ये सारे. तो अब जाके 2024-25 में मेरा वो जो साइंटिफिक रिसर्च का बिज़नेस है या जो भी, मतलब मैं जिसके लिए साइंटिफिक रिसर्च कर रही थी वो बिज़नेस शुरू हुआ है. तो जितना भी मैंने पिछले 5 सालों में किया उसमें से सिर्फ जिस साल में बिज़नेस शुरू हुआ उससे इमीडिएटली पिछले 3 सालों में जितना भी खर्चा किया होगा वो सारा का सारा फुली अलाउड हो जाएगा इन द ईयर इन विच बिजनेस इज स्टार्टेड. तो अब अगर अभी हम देखें 24-25, तो 24 से 25 से पिछले 3 साल, इमीडिएटली पिछले 3 साल 23-24, 22-23, 21-22. सो इन 3 सालों में अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उसको आप टोटल अप कर लोगे. सपोज आपने हर साल 1-1 लाख किया तो टोटल 24-25 में कितना हो गया? 3 लाख.
तो 3 लाख को आप जो है 100% 3 लाख जो है वो अलाउड हो जाएगा इन द ईयर इन विच बिजनेस इज स्टार्टेड। बट जो पिछले 2 साल है, यानी 5 साल थे टोटल, तो सिर्फ इमिडिएटली पिछले 3 साल का अलाउड होगा, जो उससे पहले 2 सालों का है वो टोटली डिसअलाउड हो जाएगा, उसका कुछ नहीं है। सो आपने किया कि अगर एसएससी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खुद कर रहा है तो पोस्ट कमेंसमेंट एंड प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर आपका अलाउड होगा। एंड देन कंडीशंस क्या है? डिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अलाउड ओनली इफ इट इज related to assessee's business, and deduction is allowed to the extent of approved by the prescribed authority. Then second category है capital expenditure post commencement and pre commencement. पोस्ट, इसमें भी हम दोनों कैटेगरीज वही करेंगे। पोस्ट कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर इज अलाउड इन द ईयर इन विच बिजनेस इज इनकर्ड, एंड प्री कमेंसमेंट जो बिफोर 3 सालों का है, जितना भी आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया है वो सारा का सारा अलाउड हो जाएगा इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड। डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी शैल बी अलाउड ओनली इफ इट इज रिलेटेड टू एसएससीज बिजनेस एंड अप्रूव्ड बाय द साइंटिफिक अथॉरिटी। पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो साइंटिफिक अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव नहीं भी है तो भी चलेगा। बट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसमें आपका लैंड का खर्चा अलाउड नहीं है, बिल्डिंग का खर्चा अलाउड है। यानी अगर आपने मान लो लैंड खरीदी है तो वो अलाउड नहीं है, पर उसके ऊपर अगर आप बिल्डिंग लेबोरेटरी बनाने के लिए कोई खर्चा करते हो तो वो फुली अलाउड है। और इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसकी पूरी की पूरी डिडक्शन आपको सेक्शन 35 में मिल रही है, तो उतने एक्सपेंडिचर के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगी। तो इसका एक और हम पॉइंट करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर आपको कोई लॉस होता है तो वो लॉस आप 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, पर जो साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा है अगर ये आपका अनएब्जॉर्ब्ड रह जाता है तो ये अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कैरी कर सकते हो। तो इसीलिए हम कभी भी साइंटिफिक रिसर्च का जो एक्सपेंडिचर है वो उतना ही राइट ऑफ करते हैं जितने हमारे प्रॉफिट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मैंने बिल्डिंग बनाने के लिए 10 लाख खर्च किए, पर उस साल मेरा प्रॉफिट सिर्फ 5 लाख है, तो मैं अगर 5 में से 10 माइनस करती हूँ तो 5 लाख बिजनेस का लॉस बन जाएगा और वो सिर्फ 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। पर अगर मैं 5 के प्रॉफिट में से सिर्फ 5 लाख ही साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर माइनस करती हूँ और बाकी 5 लाख को अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च बनाकर कैरी फॉरवर्ड कर लेती हूँ अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। सो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो अनलिमिटेड टाइम पीरियड के कैरी फॉरवर्ड होके आगे सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में से सेटअप हो सकता है। इफ़ ए कैपिटल एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च इस लेटर ऑन आप इसको बेच देते हो विदाउट यूजिंग फॉर एनी अदर पर्पस, देन इसके ऊपर जो भी आपको सरप्लस कैपिटल गेन होगा वो हम कैपिटल गेन के चैप्टर के अकॉर्डिंगली प्रॉपर करेंगे। हाउएवर जितनी डिडक्शन आप क्लेम कर चुके हो उसकी रिकवरी शैल बी टैक्सेबल एज ए इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल, हमने एक साइंटिफिक रिसर्च का एसेट खरीदा था 25 लाख का, आपने उसके ऊपर डिडक्शन जो है वो क्लेम कर ली, लेट्स सपोज पूरी की पूरी 25 लाख, तो सारे के सारे 25 लाख आप राइट ऑफ कर चुके हो। और अब जो एसेट की रिटर्न वैल्यू है वो आप सारी राइट ऑफ कर चुके हो और अब आप इसको, आपका पर्पस भी ओवर हो गया एंड नाउ यू सोल्ड दिस एसेट विदाउट यूजिंग इन द बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आपने मान लो वो एसेट 20 लाख का बेचा, तो कैपिटल गेन के चैप्टर में सेल कंसिडरेशन 20 लाख आ गई, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करके आपने माइनस करके जो लॉस निकाला वो सारा कैपिटल गेन के चैप्टर में चला गया। पर बिजनेस एंड प्रोफेशन में हम जो एक पॉइंट कर चुके हैं कि अगर तुमने किसी खर्चे की डिडक्शन ले ली है और उसकी रिकवरी जो है वो तुम्हारी बिजनेस इनकम बन जाएगी, डीम्ड प्रॉफिट्स माने जाएंगे, तो हमने कितनी डिडक्शन क्लेम कर चुके थे साइंटिफिक रिसर्च के एसेट पे 25 लाख, तो अब रिकवर कितना हुआ है 20 लाख, तो सारा का सारा 20 लाख तुम्हारी क्या बन जाएगी, बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम।
देन ए वेटेड डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च। अब ये वेटेड डिडक्शन तो नहीं रही, सिंपल डिडक्शन होगी। वेटेड डिडक्शन आगे क्या होता था, आप 100 खर्चते थे तो आपको 150 गुना 200 गुना डिडक्शन मिलती थी। बट अब फॉर द पास्ट 2-3 ईयर्स आपकी वेटेड डिडक्शन जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं। इट इज़ नॉर्मल डिडक्शन 100% ही मिलेगी। पर सिर्फ ये पॉइंट जो 33(2)(ab) का है, दिस इज़ ओनली एप्लीकेबल टू द कंपनी एसएससी। सो कहने का मतलब, अगर एक कंपनी एसएससी जो कि बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में इंगेज्ड है या इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग बट नॉट इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल को अगर उसके बनाने में इंगेज्ड है, मान लो 11th शेड्यूल में कुछ आइटम्स की लिस्ट दी हुई है तो आप उन चीज़ों को नहीं बना सकते। तो उसके अलावा अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो या बायोटेक्नोलॉजी के बिजनेस में हो कंपनी, और कंपनी अपने ही बिजनेस की फर्दर डेवलपमेंट के लिए कोई साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा कर रही है, तो उसको 100% अलाउड है इन द ईयर इन विच सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। सो ये पार्ट हुआ कि व्हेन एक्सएससी जो एक्सपेंडिचर है वो खुद इनकर कर रहा है। तो जो कंपनी को वेटेड के लिए पॉइंट है कि कंपनी को यहाँ पे सारा रेवेन्यू कैपिटल सारा 30 कंपनी एसएससी जो है वो 33(2)(ab) में क्लेम करेगी और बाकी सारे नॉर्मल 35 में। पर 35 में आपको एक्सपेंडिचर ऑन लैंड ना 35 में अलाउड है ना 35(2)(ab) में, पर बिल्डिंग का खर्चा अलाउड है 35 में, और 35(2)(ab) में बिल्डिंग के ऊपर भी खर्चा अलाउड नहीं है। सो एक कंपनी ऐसी बाकी सारा खर्चा यहाँ क्लेम कर सकती है, पर बिल्डिंग का खर्चा 35 के अंडर क्लेम कर सकती है। सो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंपनी ऑन क्लिनिकल ड्रग ट्रायल रिगार्डिंग आपने मान लो अप्रूवल लेनी है लेबॉर्ट्री के लिए, एप्लीकेशन फाइल करनी है पेटेंट के लिए, तो ये सारा एक्सपेंडिचर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगा एंड इट इज़ अलाउड अंडर सेक्शन 35। नाउ जो है डिडक्शन हम आउटसाइडर्स को दे रहे हैं, तो उन सब के लिए ये कॉमन पॉइंट है कि दिस इज़ नॉट अलाउड अंडर न्यू टैक्स रेजिम। तो इसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, पर डिडक्शन सबके लिए एक ही है। दैट इज़ अगर आप नेशनल लेबॉर्ट्री को, आईआईटीज़ को या अप्रूव्ड कॉलेज को, इंस्टीट्यूशंस को साइंटिफिक रिसर्च के लिए या सोशल और स्टैटिकल रिसर्च के लिए देते हो तो 100% जितना दोगे वो डिडक्शन मिल जाएगी। और अगर आप किसी कंपनी को देते हो विच इज़ एंगेज्ड इन द साइंटिफिक रिसर्च, और उसको भी 100% अलाउड है, प्रोवाइडेड कंपनी जो है वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए एंड ये जो रिसर्च के लिए उन पैसा दिया गया है दैट शुड बी अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। तो 100% जितना आप दोगे आउटसाइडर्स को वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ और, चाहे वो बिजनेस के साथ रिलेटेड है, जो बाहर वालों को देना वो आपके बिजनेस के साथ रिलेटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, पर जो खुद इनकर करना है दैट शुड बी रिलेटेड टू ओन बिजनेस। सो फॉर एग्जांपल हमने नेशनल लेबॉर्ट्री को 50 लाख रुपए दिए, तो दिस इज़ अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, ये 50 लाख पूरे के पूरे अलाउड हो जाने थे आपको सेक्शन 35 में, बट अंडर न्यू टैक्स रिजीम ये डिडक्शन आपको नहीं मिलनी। सो दिस इज़ ओवरऑल डिडक्शन ऑन द साइंटिफिक रिसर्च।